हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो मैंने महाट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की है, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको, तो उसी का जो सब सीरीज है दैट इज नथिंग बट द एमसीक्यू सीरीज। तो वही उसका ही मैं पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं रिगार्डिंग टू योर सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको, तो वो सभी सेशन आपने देखे होंगे और कल का भी सेशन आपने देखा ही होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बना रहे। ओके। एंड सेशन के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। ओके। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन मैं इस सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके। सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 1899-20, और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर, एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। राइट। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके। तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द महाट्रांसको, और हम 15 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सो दैट आपको मतलब सेशन भी बड़ा नहीं रहेगा और आपको डेली 15-15 क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अगर ये 20 डेज भी अगर ले लेता हूँ तो लगभग आपके पास 600 क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे। राइट। राइट। बराबर ना। राइट। 600 नहीं, आप 20 मल्टीप्लाई अगर सपोज आप कर लेते हो 15, तो वट एवर जितने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। राइट। तो ठीक है, 600 ही हो जाएंगे आप अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो वट एवर। तो अब हम देख लेते हैं सेशन को, नेक्स्ट मतलब सेशन में है क्या। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन से, सो दैट बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर महाट्रांसको। तो ये क्वेश्चन रखा है मैंने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो ट्रांसफार्मर से देखो, पहले तो पढ़ लेते क्या है क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर हैज अ परसेंटेज रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर में परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया गया है भाई आपके पास, वो दिया गया है 2.2। अगर आप यहीं पर बात करोगे तो परसेंटेज अगर हटा दोगे तो आप क्या बोलोगे, सर पर यूनिट रेजिस्टेंस दिया गया है 0.02। राइट, इतना आप बोल सकते हो। और पर यूनिट को डेफिनेटली यूनिट नहीं होता है। एंड परसेंटेज रिएक्टेंस भी आपको दिया गया है, मतलब परसेंटेज एक्स भी दिया गया है, वो आपके पास 4%। और अगर आप एक्स पी यू की बात करोगे तो वो मिलेगा 0.04 पी यू, आप देख सकते हो। तो इतनी इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है, तो 0.04 पी यू। ओके। व्हाट इज द रेगुलेशन उन्होंने बोला है कि भाई बताओ रेगुलेशन क्या रहेगा। यस। और ये रेगुलेशन आपको पूछा गया है जब आपके पास cos ऑफ फाई की वैल्यू 0.8 लैगिंग रहेगी, ध्यान से सुनना। एंड नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने पूछा है कि आपके पास कॉस ऑफ फैक्टर आपके पास कॉस ऑफ आपके पास 0.8 लीडिंग रहेगी। इन दो केस पर आपके पास ही उन्होंने रेगुलेशन पूछा हुआ है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। राइट। तो उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस अगर ट्रांसफार्मर का पता होता है तो हमारे पास परसेंटेज परसेंटेज आपके पास किसकी वैल्यू होती है, परसेंटेज होती है भाई आपके पास रेगुलेशन की वैल्यू। ओके। परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, सर आर पी यू इंटू यहाँ पर होता है बेटा आपके पास कॉस ऑफ फाई, यहाँ पर होता है प्लस। ओके। प्लस कब आपके पास, जब सपोज मैं यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्लस की जगह सॉरी प्लस कब हम लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए तो यहाँ पर क्या रहेगा, आर पर यूनिट, और यहाँ पर रहेगा भाई एक्स पर यूनिट इंटू साइन ऑफ फाई रहेगा। और यही फॉर्मूला अगर सपोज मैं बात करूँ कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज नथिंग बट आर पर यूनिट कॉस ऑफ फाइव। एंड लीडिंग के केस में ये माइनस हो जाएगा एक्स पर यूनिट। ये सभी डेरिवेशन पूरे करके ही आते हैं, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एज एन से और जैसे कि मैंने बताया ये परसेंटेज रेगुलेशन लिया है तो भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। राइट। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। राइट। अब आपको एक चीज़ पता होगी
कि बेटा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जहाँ पर कॉस ऑफ 5 0.8 होता है वहाँ पर आपके पास साइन ऑफ 5 कितना होता है। इन्वर्स करके निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 0.6। कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आप 5 निकालोगे जो कि आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 आ जाएगा, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, यस आई थिंक सो इसकी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स, अभी मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगल अभी याद नहीं है, तो 0.8 आई थिंक 36 डिग्री होता है, यस करेक्ट। तो ये होता है 36.86 डिग्री का आपके पास ये एंगल हो जाता है। तो अगर आप साइन 36.86 करोगे तो आपके पास 0.6 आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पेयर याद रखना, जहां पर आपके पास कॉस 0.8 वहां पर साइन 0.6। और कभी कभी अगर आपको फ्यूचर में ऐसा दिया गया कि सपोज कॉस की वैल्यू 0.6 रहेगी तो साइन कितना रहेगा, ऐसा याद रखना। तो आपके पास साइन ऑफ 5 की वैल्यू बेटा 0.8 आ जाएगी। तो ये दो पेयर याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 0.6 एंड 0.8 की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू अगर सपोज 0.8 होती है तो कॉस 0.6 रहेगा, और अगर कॉस की वैल्यू 0.8 होती है तो साइन 0.6 रहेगा। तो अब ये हमारे पास ये जो पहली पेयर है ये हम यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें हमें चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो आर पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, तो 0 पॉइंट। अभी देखो मुझे बताओ, तो ये अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाई करा दूं, ये एक्स 100 मल्टीप्लाई करा दूं, तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता ना कि आर परसेंटेज इंटू कॉस ऑफ 5, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर प्लस 100 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब परसेंटेज ही मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको एक्स परसेंटेज इंटू साइन ऑफ 5 भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, राइट? ऐसे भी कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, आर परसेंटेज आर इंटू कॉस ऑफ 5 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स परसेंटेज एक्स इंटू साइन ऑफ 5। अब हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पहले वाले के लिए, मतलब पहला वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिलहाल आपको देखना है। तो आर परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 2, राइट? परसेंटेज की मैं सीधा वैल्यू यूज कर रहा हूँ 2, और ये आ जाएगा भाई 0.8 कॉस ऑफ 8, ये है ना आपके पास 0.8 प्लस इंटू एक्स की वैल्यू कितनी देखो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.6। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो। तो अभी मैं फिलहाल तो यहाँ पर मैन्युअली देखूंगा, तो 8 दूने 16 तो 1.6, और साइन साइन 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 2.4 आ जाएगा। तो दोनों की एडिशन करोगे तो कितना होगा सर? देखो 6 और 4 आपके पास 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और ये देखो 2 और 1 3 और वो कैरी 1 आपके पास कितना हो जाएगा भाई 4, और ये पॉइंट। तो 4 परसेंटेज आपके पास रेगुलेशन आना चाहिए। तो 4 परसेंटेज कहीं पर दिख रहा है तो देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है। वैसे देखो आप पहले से आप इसका आंसर ऑप्शन ए टिक कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस पर ही ना रुके, आप एक बार इससे भी क्रॉस करके देखना कि ये जो निगेटिव सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए रेगुलेशन कितना बनेगा। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया था लैगिंग के लिए, अब हम देखेंगे लीडिंग के लिए। लीडिंग के लिए भी कुछ भी नहीं, नंबर वही रहेंगे ना बेटा। तो पहला नंबर कितना है, तो 1.6, दूसरा नंबर के बीच में सर माइनस आ जाएगा 2.4। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट सपोज इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर 0.8 आ जाएगा, और ये परसेंटेज में होगा। क्यों? क्योंकि आपने सीधी सीधी देखो यही इसकी जगह पर यही वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह पर ये सभी वैल्यू यही पुट करोगे, तो बस प्लस के जगह पर माइनस करना है तो आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट? तो मतलब लीडिंग के लिए जो रेगुलेशन मिला बेटा आपके पास, ये जो रेगुलेशन मिला ये निगेटिव वाला रेगुलेशन कब मिला हमारे पास, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक बार ये भी पूछा था कि आपके पास निगेटिव रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर के लिए पॉसिबल होता है, तो आपको बोलना है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, और आपको मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया, राइट? और लीडिंग में हमने ये कब देखा, जब हमारे पास 0.8 ये हमारे पास कॉस ऑफ 5 की वैल्यू होती है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये चीज आपको पता चली। और ये हमारे पास कब मिला, पॉजिटिव रेगुलेशन, आपको याद रखना है पॉजिटिव रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर में होता है। ओके, ओके फाइन। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन शायद उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में भी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको देख सकते हो कि एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी आया हुआ है, देन आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डोंट बी टेक लाइटली दिस क्वेश्चन, ओके। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इंडक्शन जनरेटर इज स्टेबल। जो हमारे पास इंडक्शन जनरेटर वाले भाई साहब हैं, जनरेटर वाले भाई साहब हैं, ये उन्होंने बोला है कि स्टेबल कब रहेंगे। यस, स्टेबल कब रहेंगे ये उन्होंने पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि इंडक्शन जनरेटर, अब इंडक्शन है मतलब यहाँ पर आ जाएगी भाई कंसेप्ट स्लिप की, किसकी आ जाएगी, स्लिप की। तो स्लिप क्या होता है सर, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस इंटू
100 हो जाएगा अगर मैं परसेंटेज स्लिप की बात करता हूँ, राइट। तो NS माइनस NR डिवाइड बाय यस हो जाएगा, NS हो जाएगा। तो यह हमारे पास स्लिप होती है डेफिनेटली। अब जनरेटर एक्शन कब करता है? नॉर्मली हमारे पास मोटर के केस में याद रखना, जब हम इंडक्शन मोटर की बात कर लेते हैं, IM की बात कर लेते हैं, तब हमारे पास बेटा NS इज ग्रेटर देन NR होता है। बट अगर मैं यही बात करूँ इंडक्शन जनरेटर की, तो इस केस में बेटा आपको NS से बड़ा आपके पास NR हो जाता है, राइट। NS से बड़ा आपके पास क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। तो ये कौन सी स्पीड है? तो ये आपके पास एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है किसकी? रोटर की, या फिर आप बोलोगे एक्चुअल स्पीड, या तो आप बोलोगे रोटर की स्पीड है सर ये। दिस वन इज नथिंग बट माय रोटर्स की स्पीड, अगेन दिस इज माय एक्चुअल स्पीड, ओके। एक्चुअल स्पीड है आपके पास, या फिर हम बोलोगे यही हमारे पास रोटर की स्पीड है। रोटर की स्पीड को ही हम एक्चुअल स्पीड बोल देते हैं ना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये NS क्या है? तो NS सभी जानते हैं, NS इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस क्या होती है सर? स्पीड होती है, राइट। और सिंक्रोनस स्पीड एक हाइपोथेटिकल स्पीड होती है जो फील्ड की स्पीड होती है। जो भी आपके पास फ्लक्स घूमता है ना मोटर में, ये फ्लक्स, तो ये कितने स्पीड से घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली NS, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास देखो कि इंडक्शन जनरेटर के केस में अगर NR बड़ा हो जाएगा, ध्यान से देखना, NS से, मतलब हम जनरेटर को कितने स्पीड पर चला रहे हैं? तो आप बोलोगे सर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर चला रहे हैं, और ज्यादा स्पीड मतलब अबो स्पीड पर चला रहे हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें जनरेटर में देखना है कि जनरेटर स्टेबल है कि नहीं, इंडक्शन जनरेटर, तो उस केस में हमारी एक्चुअल स्पीड अबो रहेगी आपकी सिंक्रोनस स्पीड से, राइट। तो इससे मिलता जुलता आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको? देखो स्पीड अबो द सिंक्रोनस स्पीड, यस, गेटिंग माई पॉइंट। और यही क्वेश्चन अगर आपके पास इंडक्शन जनरेटर के बजाय अगर इंडक्शन मोटर का होता तो आप क्या बोलते? स्पीड इज बिलो सिंक्रोनस स्पीड आप बोल सकते थे, राइट। स्पीड इज बिलो सिंक्रोनस स्पीड, राइट। और अगर यही क्वेश्चन आपके पास इंडक्शन, अगर ये वर्ड निकल जाता, ध्यान से देखना, इंडक्शन अगर ये वर्ड निकल जाता, पर अगर जनरेटर या तो अल्टरनेटर बोला जाता, तो जनरेटर और अल्टरनेटर में रोटर की स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड इक्वल होती, इसलिए तो उसको हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, राइट। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से करा दिए। इंडक्शन जनरेटर रहेगा तो अबो स्पीड रहेगी सिंक्रोनस स्पीड से, इंडक्शन मोटर रहेगी तो भाई बिलो स्पीड रहेगी सिंक्रोनस स्पीड से, और अगर इंडक्शन सॉरी आपके पास सिंक्रोनस मशीन रहेगा तो, या फिर हम बोलेंगे अल्टरनेटर रहेगा, तो दोनों की स्पीड इक्वल रहेगी फॉर द स्टेबल ऑपरेशन। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आया ना आप सभी को, राइट। तो याद रखना इस केस में, और याद रखना इंडक्शन जनरेटर के केस में स्लिप निगेटिव हो जाएगी क्योंकि NR आपके पास बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लिप निगेटिव देखने को मिलती है। कब? इंडक्शन जनरेटर के केस में। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकता हूँ बट अभी इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर ज्यादा आप परेशान हो सकते हो, राइट। तो ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया गया, क्या बोला है? अ पोल सॉरी अ 12 पोल, मतलब P की वैल्यू दी गई बेटा आपके पास 12, एंड अ 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज है सबसे पहले, 3 फेज अल्टरनेटर हैज द एट अ स्पीड ऑफ, अल्टरनेटर ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ अल्टरनेटर किसने इसके स्पीड से आपके पास ड्रिवन किया जा रहा है? 500 RPM के स्पीड पर आपके पास ये ड्रिवन किया जा रहा है, सप्लाई टू द 8 पोल। ये अल्टरनेटर कितने स्पीड पर ड्रिवन किया जा रहा है? मतलब अल्टरनेटर की स्पीड ही हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, तो ये NS है, राइट। और ये किसको रोटेट करा रहा है, या फिर मैं बोलूंगा ये किसको सप्लाई कर रहा है भाई? पावर, आपके पास ये पावर सप्लाई कर रहा है, ये अल्टरनेटर की, ये देखना अल्टरनेटर की बेटा आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके। और उन्होंने क्या बोला है? ड्रिवन एट अ स्पीड, इस अल्टरनेटर को किससे ड्रिवन किया जा रहा है, किससे आप घुमा रहे हो? एक आपके पास 8 पोल की मोटर है, 8 पोल की मोटर है हैविंग अ 3, और वो भी आपके पास 3 फेज ही है। इफ द स्लीप ऑफ द मोटर एट द फुल लोड, इस मोटर की जो स्लीप है, परसेंटेज स्लीप, वो आपके पास कितनी है? 3%। देन उन्होंने बोला है कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, मतलब रोटर के सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी आपकी जो मोटर है उसका एक्चुअल स्पीड उन्होंने पूछा। ये मोटर की कंडीशन है, ये पूरी की पूरी किसकी कंडीशन है बेटा? मोटर की कंडीशन है। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने ये बोला है, ये आपके पास अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मशीन लिखने से बेटर है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ अल्टरनेटर, ओके। और ये अल्टरनेटर उन्होंने एक शाफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है, और ये किससे घुमाया जा रहा है आपके पास? इंडक्शन मोटर से, ये ऐसा उन्होंने बोला है, यस ऐसा उन्होंने बोला है, बस
और ये तीनों की तीनों 3 फेज ही है, ऐसे उन्होंने सपोज इस क्वेश्चन में बोला है, राइट। अब नहीं नहीं, ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ सप्लाई द पावर, आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, ये अल्टरनेटर है बेसिकली। सपोज ये क्यों, क्योंकि ये ऐसा समझ लो कि इसको, ये तो सपोज इसका फ्लाई व्हील रहेगा, ये इसको घुमाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये आर वाई एंड बी का 3 फेज का सप्लाई जाएगा और यहाँ पर एक मोटर है, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया। इस मोटर को वो इस तरीके से सप्लाई दे रहा है, राइट। और इस मोटर की आपको बेसिकली ये शाफ्ट है ना, तो इसकी रोटर की स्पीड आपको पूछिए कितनी रहेगी, राइट। अब ये चीज आपको क्यों दी गई है, क्यों, क्योंकि आपको देखो रोटर की स्पीड निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो यू नो द रोटर की स्पीड कैसे निकालते हैं हम, 1 माइनस एस इंटू एन एस, राइट ना। 1 माइनस एस इंटू एन एस, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, हमारी रोटर की स्पीड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, आपको देखो कि एन एस मतलब इस मोटर की एन एस निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी जरूरी कि नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई एन एस के इज नथिंग बट 120 एफ डिवाइडेड बाई पी होता है, राइट। तो अगर मुझे ये एन एस निकालना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट हमेशा 50 हर्ट्ज ही नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी गलत हो जाए। तो उसके लिए हम किसका डेटा यूज करेंगे भाई, इसका यूज करेंगे। तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो स्पीड कितनी है, देखो 500, 120 एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो डिवाइड बाई पी कितना आ जाएगा भाई 1200। तो ये देखो ये कट जाएगा, तो ये 1 टाइम्स, तो ये देखो ये 0 0 काटेगा। तो इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है 50 हर्ट्ज, राइट। कितनी मिल रही है आपको, 50 हर्ट्ज। तो अल्टरनेटर की यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जा रही है 50 हर्ट्ज, तो वही मोटर के लिए भी तो फ्रीक्वेंसी जाएगी ना 50 हर्ट्ज की। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से नई सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं, किसके लिए, मोटर के लिए। तो वो कितना मिलेगी, देखो 120 या 50 डिवाइडेड बाय पी। पी कितना है भाई, 8 पोल है, तो आप मुझे बताना है कितनी बार काटेगा। तो सर ये 4 2 बार काटेगा, इसको ध्यान से देखना। तो 4 2 बार काटेगा, 4 3 बार काटेगा सर, राइट। आप मुझे बताना कि ये 30 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये 15 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये कितना हो जाएगा, 5 कम 15, तो ये 15 और ये 2 0 डिवाइड बाई 2, तो आप बोलोगे सर ये 750 आरपीएम आपके पास स्पीड रहेगी, करेक्ट ना। 750 आपके पास आरपीएम स्पीड किसकी रहेगी सर, इस एनएस की, राइट। अब एनआर का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस एस इंटू एनएस, तो 1 माइनस, अब ये 3% है, तो 0.3 करोगे एंड आपकी 0.03 करोगे और इसकी वैल्यू कितनी लोगे 750। अब आप सभी को पता होगा कि रोटर की स्पीड हमारे पास कम होती है किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। तो ये 750 से तो कम ही आंसर आने वाला है, बट उतना भी नहीं आएगा। तो इसको आप कैलसी पर भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो 1 में से मतलब ऐसा समझो कि 100 में से 3 गया, तो आप कितना बोलोगे सर 0.97 रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कितना करोगे आप, 750 करोगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे, देखो ये जीरो इस पॉइंट को खा जाएगा, तो आप कितना बोलोगे 97 मल्टीप्लाई बाय 70.5। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको लगभग एक में आंसर मैच ही हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, अभी मैं फिलहाल करते नहीं बैठूंगा। तो इतना तो आप कर ही लोगे, तो आप अगर सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 727.5 आरपीएम आपका आंसर रहेगा, राइट। 727.5 एम्पियर। तो ऑप्शन ई देखो यहाँ पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सेक्टर कमीशन 2017 में एई के लिए आया हुआ क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, यस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर हम सर सीधा सीधा यहाँ से यही ये इससे ही सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते चलता क्या, देखो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभार बार ये फ्रीक्वेंसी अभी हम जो बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज लेते हैं ना, तो 50 हर्ट्ज के बजाय हो सकता है 60 हर्ट्ज या तो 40 हर्ट्ज भी आ सकती है। तो अल्टरनेटर का जो डेटा था हमने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यूज किया। देन सेम फ्रीक्वेंसी हमें पता है, अगर ये मोटर को सप्लाई कर रहा है, मतलब सप्लाई अगर मोटर को दे रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी ना। तो उससे हमने क्या किया, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकाली, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड और उसकी स्लिप के हिसाब से हमने उसका रोटर का स्पीड निकाला, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बेसिक बेसिक चीजें ही पूछी जाती है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, इसको लाइटली मत लेना, ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बेसिकली क्या बोला है, द हार्मोनिक विच वुड बी टोटली इलिमिनेटेड फ्रॉम द अल्टरनेटर ईएमएफ यूजिंग द फ्रैक्शनल पिच। फ्रैक्शनल पिच आपके पास दिया गया है, तो याद रखना फ्रैक्शनल पिच यहाँ पर वाइंडिंग यूज की गई। तो हमारे पास फ्रैक्शनल पिच कितने से किया गया, फ्रैक्शनल
पिच आपके पास कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर 1/4 दिया गया है। किसका, देखो आपके पास फुल पिच का, आपके पास याद रखना फुल पिच का आपके पास फ्रैक्शनल पिच आपके पास दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पिच अगर हम फुल पिच का निकालेंगे डिग्री में, तो फुल पिच कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो अभी तो मैं फिलहाल कैलसी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम पास नहीं करना। तो 4/5 करूंगा, मल्टीप्लाई अगर सपोज 180 अगर मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 140 डिग्री, 144 डिग्री। तो फ्रैक्शनल पिच आपके पास कितने का बना है, फ्रैक्शनल पिच आपके पास बना है सर फ्रैक्शनल, यहाँ पर फ्रैक्शनल लिखना है, मैंने क्या लिखा, फ्रैक्शन क्या लिखा, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पिच आपके पास मिला है 144 का। तो मुझे बताओ जो शॉर्टिंग हम बोलेंगे शॉर्ट पिच एंगल रहेगा, या फिर आपके पास क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट पिच एंगल रहेगा, वो कितना रहेगा। तो आप बोलोगे सर फुल पिच में से अगर सर हम ये फ्रैक्शनल पिच माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सर हमें मिलेगा सर जो शॉर्ट पिच एंगल है वो मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा सर, अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट पिच एंगल होता है ना। तो अल्फा कितना मिलेगा सर, जो भी फुल पिच है, मतलब 180 में से अगर मैं 144 अगर माइनस कर दूंगा, तो इतने से शॉर्ट पिचिंग हुई होगी। तो ये कितना बचेगा रे, तो मुझे बताओ कि 180 माइनस 144 करोगे, तो ये बनेगा सर 36 डिग्री, राइट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, 36 डिग्री, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने जैसा है ही नहीं, राइट। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ है ही नहीं, राइट। तो 36 डिग्री का आपके पास अल्फा मिल चुका है, राइट, शॉर्ट पिच एंगल, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिंग एंगल भी आप बोल सकते हो। अब अगर मैं इसके आगे जाता हूँ, तो यू नो कि हमारे पास अगर हार्मोनिक इलिमिनेट करना है इस फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग से, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम केपी की वैल्यू जीरो कर सकते हैं ना। तो केपी हम क्या कर सकते हैं, इस 1/4 के हिसाब से हमें जीरो पुट करना है। तो केपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप सभी बोलोगे कि सर अगर हम हार्मोनिक्स के हिसाब से देखें, तो कॉस ऑफ, नॉर्मली हम देखें तो यन अल्फा/2 होता है, नॉर्मली हम अल्फा/2 ही लिखते हैं, बट यन इज नथिंग बट हार्मोनिक जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो चल जाएगा, राइट। इट मीन्स अगर मैं कॉस ऑफ यन अल्फा/2 की वैल्यू जीरो चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ ना कि कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू जीरो होती, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर आप बोलोगे यन कॉस ऑफ अल्फा। चलो इधर अगर मैं लेके जाऊँ सपोज कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, तो आप क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो मतलब सर हम बोलेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, या फिर मैं बोलूंगा पाई/2, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ भाई पाई/2। तो कौन सा हार्मोनिक इलिमिनेट होगा या हम देखेंगे, तो आप यहाँ पर कितना बोलोगे सर, ये 36 डिग्री है और ये 1/2। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर रेडियन लिया है, तो यहाँ पर भी मुझे रेडियन के बदले डिग्री ही लेना पड़ेगा। तो पाई/2 के बदले देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 36 डिग्री लिया है ना, तो यहाँ पर मुझे 36 पाई/2 लेके नहीं जमेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, हियर इट इज माई 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री। तो एन इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये कितना बार काटेगा भाई, ये 18 टाइम्स, राइट। और ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, राइट। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा सर 10/2। तो आप बोलोगे सर फिफ्थ हार्मोनिक्स आपके पास इलिमिनेट होगा। नहीं समझे, अरे बेटा ये बस काट छाट की है, तो 36 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 18 बनेगा, और मैंने बस इस 9 से 18 को काटा तो 2 टाइम्स, तो बट यहाँ पर 10 रहा ना, तो इस 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यन इज नथिंग बट द हार्मोनिक जो आप इलिमिनेट करना चाहते थे वो होता है। तो हम बोलेंगे सर फिफ्थ हार्मोनिक्स हम इलिमिनेट कर सकते थे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। कितना प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, राइट। आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने उठाया सिग्नल एंड सिस्टम से। क्या बोला गया है कि एक इंटीग्रेशन दिया गया आपके पास माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तक, t³ माइनस कॉस ऑफ पाई टी इंटू डेल्टा ऑफ टी -1 इंटू dt, इसकी वैल्यू आपको पूछी कितनी रहेगी। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की गई। मुझे बताओ ये व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो सर ये डेल्टा ऑफ टी -1 ये एक इम्पल्स फंक्शन है सर, एक ऐसा इम्पल्स फंक्शन जो अगर हम देखें तो जिसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर उसकी वैल्यू कितनी है सर, इन्फानाइट है। तो इस तरीके का इम्पल्स फंक्शन है। तो आप मुझे बताओ ये इम्पल्स फंक्शन जिस भी सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा, वो सिग्नल का प्रोडक्ट वहीं पर एग्जिस्ट करेगा ना जहाँ पर आपके पास ये इम्पल्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो इम्पल्स फंक्शन है बस एट t इज इक्वल टू 1 पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो उसका जो प्रोडक्ट आप लोगे किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो भी प्रोडक्ट उसी इंस्टेंट पर एग्जिस्ट करेगा, राइट। और इसका एरिया कितना होता है सर, 1 होता है। ध्यान से सुनना, इसका एरिया कितना रहेगा रे बेटा,
इसका एरिया सर होता है 1, इम्पल्स फंक्शन का एरिया होता है 1। तो ये क्या है बेसिकली, तो आप कर रहे हो सर एरिया, इसका एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हो सर इसके साथ, राइट। तो एरिया हमें पता है कितना है 1, बट कौन से इंस्टेंट पर सर, t इज इक्वल टू 1 पर। क्यों, क्योंकि अगर आप इस आर्गूमेंट को बेटा ये जो होता है ना ये चीज, तो t माइनस 1 इज नथिंग बट आर्गूमेंट इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो ये आर्गूमेंट होता है, इसको बोला जाता है आर्गूमेंट। ओके, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट को अगर आप 0 पुट करते तो t की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे 1। तो इस t इज इक्वल टू 1 इंस्टेंट पर ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो इसका अगर हम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज करें तो कुछ नहीं, जहां जहां पर t है वहां वहां पर 1 यूज पुट कर देना, देन इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, अब ये इंटीग्रेशन चला जाएगा क्योंकि आप सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज करें ना बेटा। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर टी क्यूब माइनस कॉस ऑफ टी रहेगा, कॉस ऑफ पाई टी, राइट। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बेटा आपके पास पुट करना है t इज इक्वल टू 1। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज की है मैंने डेल्टा की, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर यूज कर लेना 1। तो आप बोलोगे 1 का क्यूब माइनस कॉस ऑफ कितना होगा भाई सर, पाई 1, यस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पर कॉस है, कॉस ऑफ ओनली पाई। और आप क्या बोलोगे 1 माइनस कॉस ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आप क्या बोलोगे -1 प्लस 1 दैट मीन्स द 2। तो आप क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन, राइट। तो सिग्नल एंड सिस्टम का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी यूज किया, अगेन एक बार बताता हूँ। तो जो भी डेल्टा फंक्शन जहां पर एग्जिस्ट करता है बेटा, कुछ नहीं करना है, उसका आर्गुमेंट इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो वहां से जो भी t की वैल्यू मिलेगी वो t की वैल्यू आपको बाकी के रिमेनिंग फंक्शन में एज इट इज पुट करना होता है। देन आपको कुछ नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। ओके, एंड ये चीज मैच करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी, तो वो आर्गुमेंट की वैल्यू आपके पास लाइज इन बिटवीन, इस रेंज के बीच में होना चाहिए, हाइयर एंड लोअर डिग्री के बीच में आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम देखेंगे तो ये हाइयर लिमिट में बोल रहा हूँ, एंड अगर आपके पास ये लोअर लिमिट में बोल रहा हूँ, तो इसके बीच में अगर लाई करेगी तब है आप, तभी जाकर आप इस टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये बहुत एडवांस लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ, यस। अगर इससे बाहर जाएगा तो आपको सीधा सीधा इसकी वैल्यू लिख देना है भाई 0। ओके, अब ये क्यों कैसे, तो ये तो कोई पेड कोर्स नहीं है, या फिर मैं बोलूँगा डिटेल कोर्स नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास देखो, डेल्टा जो टी है ना वो सैंपल ही नहीं कर पाएगा उस सिग्नल के ऊपर। जो मैं टेक्निकली बता रहा हूँ ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बट इतना समझ लो कि आपका जो टी का वैल्यू आएगा आर्गुमेंट से, आप आर्गुमेंट जब आप 0 पुट करते हो वहां से आपके पास टी की जो भी वैल्यू आएगी वो हाइयर एंड लोअर लिमिट के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब प्लस इन्फानाइट एंड माइनस इन्फानाइट। अभी हमारे पास यही दोनों हाइयर एंड लोअर लिमिट है ना, तो देखो उसकी वैल्यू जो 1 है इसके बीच में आ ही जाएगी ना, यस। मतलब ऐसा समझ लो कि यहाँ पर माइनस इन्फानाइट है, यहाँ पर प्लस इन्फानाइट है, तो टी इज इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आ जाएगा, मतलब हाइयर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में ला ही कर रहा है ये, राइट। हाइयर एंड लोअर लिमिट के बीच में अगर लाई करेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, इसकी वैल्यू मिल जाएगा। बस कुछ नहीं, टी की वैल्यू जो भी मिलेगी वो पुट कर दो एंड देन उसकी वैल्यू निकालना। अगर लिमिट से बाहर जाएगा तो उस इंटीग्रल की वैल्यू आपको 0 लेनी है, दैट्स इट, बात इतनी है। ओके, लेट्स सी देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सिग्नल एंड सिस्टम, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई कंट्रोल सिस्टम से, या फिर आप मैथमेटिक्स से भी बोल सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, राइट। तो सिग्नल से ही है बेसिकली, क्योंकि सिग्नल वर्ड यूज किया है। तो आपके पास एक सिग्नल दिया गया है एंड दैट इज नथिंग बट एक्स ऑफ टी इज नथिंग बट 4s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3, इस तरीके का सिग्नल है। एंड उन्होंने बोला कि बताओ इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, मतलब एक्स ऑफ 0 की वैल्यू उन्होंने पूछी है कितनी रहेगी। एंड जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस सेशन किए होंगे वहां पर मैंने बताया था कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो होता है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं सर जो भी फंक्शन है सर, सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, लिमिट यूज करेंगे, टाइम डोमेन में हम ऐसा लिमिट यूज कर लेते हैं ना, लिमिट टी को हम पुट करेंगे टेंस टू 0, एंड जो भी फंक्शन है उसको पुट करना। एंड या तो हम बोलेंगे इसी को अगर मैं लाप्लास डोमेन में लिखना चाहूँ तो टी नहीं आएगा, वहां पर लाप्लास आएगा, तो एस टेंस टू इनफाइनाइट इंटू एस इंटू वट एवर द फंक्शन, उसका आपको लेना है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एस। तो ये सब चीजें करने के बाद आपको क्या मिल जाती है, फाइनल वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू मिल जाती है। तो फाइनल वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट होता है, राइट।
इसके जस्ट अपोजिट रहेगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा फाइनल वैल्यू, अगर टाइम मिलेगा तो चलो मैं बता ही दूंगा बाद में, बट अभी ध्यान से देखना। तो इट मीन्स अगर ये हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, तो एक्स ऑफ टी नहीं है, एक्स ऑफ एस है बेसिकली, राइट। एक्स ऑफ एस है, क्योंकि ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे पुट कर सकता हूँ, दिस इज माई एक्स ऑफ एस, राइट। अब ये एक्स ऑफ एस किसका है, एक्स ऑफ टी का, ऐसा उन्होंने बोला। चलो अब आपको इसकी क्या चाहिए भाई, इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले तो आप लिमिट एस टेंस टू इन्फाइनाइट करोगे, क्योंकि देखो ये लाप्लास डोमेन में था ना, तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा, सेकेंड वाला। यस, लाप्लास डोमेन में फंक्शन है, सो सबसे पहले एस मल्टीप्लाई विथ क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर होगा हमारे पास जो भी फंक्शन की वैल्यू है, मतलब 4s+1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3, राइट। जब भी इनिशियल वैल्यू निकालनी रहेंगी ना, तो आपको कुछ नहीं, सब में से डिनोमिनेटर में से आपके पास एस कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। ओके, ध्यान से देखना अभी मैं जो बता रहा हूँ, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट यस इनटू, अब देखो यहाँ से 4s+1 हो जाएगा, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ बनेगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ से देखो एस स्क्वायर, एस, चलो 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 ऐसा करूँ क्या, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर सपोज मैंने बाहर निकाला, तो ठीक है, एस स्क्वायर को हम निकालते हैं बाहर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1+6 डिवाइडेड बाय, अभी देखो एस इसमें से बाहर चला गया ना, तो एस स्क्वायर को मैंने बाहर से निकाला, तो यहाँ पर हो जाएगा एस, और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास, हाँ कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ शायद से मैं गलत कर रहा हूँ क्या, मेरे हिसाब से मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एस स्क्वायर मैंने कुछ कॉमन निकालने के लिए कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं तो मेरे हिसाब से बराबर ही किया, क्योंकि मैंने एस स्क्वायर निकाला है, और यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अब ये एस इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आप पर आप क्या बोल सकते हो, लिमिट एस टेंस टू इन्फानाइट, एंड यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखो ये यहाँ पर बचेगा s4s+1 डिवाइड बाय, फिर से आपके पास s बचेगा, तो 1+6s+3s का स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये s मैं न्यूमरेटर को भी दे सकता हूँ ना, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर लिमिट s टेंस टू इन्फानाइट 4 अपॉन, देखो ये s इसको काटेगा, तो 4+1 अपॉन आपके पास यस बनेगा, क्योंकि ये 4 इसका यस खा जाएगा, बट इसके पास ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब ये बच्चों जैसा बचाने जैसा कुछ है नहीं, तो वहाँ पर आ जाएगा 1+6 डिवाइड बाई एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, राइट। अब इसमें अगर मैं s की वैल्यू इन्फानाइट पुट करूंगा, तो आप मुझे बताना, s की वैल्यू इन्फानाइट पुट करूंगा भाई, तो इसकी वैल्यू क्या पर हो जाएगी, 1 अपॉन इन्फानाइट इज नथिंग बट 0। ये भी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये भी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऐसे, तो s की वैल्यू इन्फानाइट पुट करने पर ये भी हो जाएगा 0। तो आप क्या बोलोगे, तो सर ये चीज़ मिल जाएगी 4+0 डिवाइड बाई 1+0+0, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स द 4 इज योर करेक्ट वन, राइट, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। समझ में आया आपको, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं। इसमें गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना सीधा सीधा एस इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करने लगते हैं लोग, सीधा सीधा एस इज इक्वल टू इन्फानाइट, इसमें तो ऐसा नहीं होता है बेटा। जब जब भी आपको एस इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट करना है ना, आपको डिनोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर वाला एस है उसको बाहर खींचना होता है। जैसे कि मेरे पास एस स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो देखो मैंने एस स्क्वायर को सबसे बाहर निकाला, तो डिनोमिनेटर में से जिसके पास एस स्क्वायर था वहां पर 1 बचेगा, देन उसके पास 6 के पास बस ओनली एस था, तो वहां पर 1 डिवाइड बाय एस बचेगा, 3 के पास नहीं था, तो 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर बचेगा। तो ये तो कॉमन निकालना सभी को आता ही होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। तो एस स्क्वायर एंड एस कटेगा, तो ये जो एस था फिर से मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया, देन फाइनली एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करने पर हमें जो इनिशियल वैल्यू मिली वो हमारे पास कितनी मिली बेटा, वो मिली हमारे पास 4, राइट। अगर मैं यहाँ पर ही अगर फाइनल वैल्यू की बात करूंगा ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम की, तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, तो लिमिट, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना फाइनल वैल्यू थ्योरम में, तो टी टेंस टू इन्फानाइट, याद रखना यहाँ पर टी टेंस टू इन्फानाइट होता है नॉर्मली टाइम डोमेन में, बट आप लाप्लास डोमेन में जाओगे तो एस टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पर यस मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस। तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एग्जाम में सीधा सीधा आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नेटवर्क से भी आप बोल सकते हो, सर्किट से भी बोल सकते हो, या फिर किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से आप बोल सकते हो। तो कंप्लीट रिस्पांस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इज, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का कंप्लीट रिस्पांस क्या होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अगर आप रिस्पांस देखोगे ना बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा प्यार से और नजाकत से समझना।
क्या मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहे तो उसका आपके पास अगर कैरेक्टर रिस्पॉन्स अगर देखोगे तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है बेटा आपके पास आउटपुट। ये क्या होता है आपके पास बेसिकली, एक मिनट मुझे पेन सेलेक्ट करने दो। तो ये होता है हमारे पास आउटपुट। और अगर हम इनपुट दे तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कुछ इस तरीके से फॉलो होता है, इनपुट एंड आउटपुट, राइट। तो नहीं सॉरी, ये आउटपुट नहीं रहेगा, दिस इज माई इनपुट, आई एम सॉरी, दिस इज माई इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट होता है, राइट। तो ये जो आउटपुट का रिस्पॉन्स है दो हिस्सों में बांटा जाता है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाते बैठूंगा, बट ये जो हिस्सा होता है जहाँ पर रिस्पॉन्स चेंज होता है, इसको मैंने कंट्रोल सिस्टम में भी आपको शायद से थोड़ा सा बताया था, जहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है, इसको बोला जाता है बेटा विच रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके। एंड यहाँ पर हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम बोल लेते हैं, राइट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आता है ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू इसको ये हम बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स बोलते हैं, ध्यान से देखना। और इस ये नेचुरल रिस्पॉन्स किसके वजह से आता है, इनिशियल कंडीशन की वजह से, इनिशियल कंडीशन की वजह से आता है। और जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है उसका दूसरा नाम है बेटा फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ओके, फोर्स्ड रिस्पॉन्स। और ये आपके पास इनपुट की वजह से आता है, इनपुट की प्रेजेंट होने की वजह से आता है ये वाला रिस्पॉन्स। और इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर 5 टाइम कांस्टेंट का एक पीरियड होता है, राइट। तो 5 टॉस से पहले अगर आप देखोगे तो इतना वाला पीरियड इज नथिंग बट ट्रांजिएंट पीरियड, आफ्टर दैट दिस इज नथिंग बट योर स्टेडी स्टेट पीरियड, राइट। तो ये कुछ आपके पास टर्मिनोलॉजीज होती है। तो अगर मैं कंप्लीट रिस्पॉन्स की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर जो भी नेचुरल रिस्पॉन्स है प्लस अगर मैं फोर्स रिस्पॉन्स का सर एडिशन कर दूंगा तो मुझे इस सिस्टम का क्या मिल जाएगा सर, कंप्लीट रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। तो किसी भी सिस्टम में याद रखना, अगर आपके पास कभी भी पूछा जाए कि कंप्लीट रिस्पॉन्स क्या रहेगा तो आप बोलोगे नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स का एडिशन होगा। तो इट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। यस गेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये भी आगे वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रखा है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है आपके पास और आपको पहचानना है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है क्या। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डिपेंडेंट सोर्स में ये जो स्ट्रक्चर होता है सोर्स का वो डायमंड नेचर में होता है, याद रखना। तो डी से याद रखना, डी से डायमंड, राइट, डी से डायमंड। तो ये इस तरीके का आपके पास सोर्स है। तो ये डिपेंडेंट, सबसे पहले तो डायमंड में अगर सोर्स आएगा तो डिपेंडेंट, देन अगर उसके बीच में बेटा एरो है तो मतलब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। यस, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो उसके साइड में देख सकते हो कि एक वेरिएबल है दैट इज आई नॉट, मतलब दिस सोर्स इज डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड कंट्रोल बाय करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सपोज अल्फा इंटू आ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है बेटा, कंट्रोलिंग, जो भी इसके साइड में जो भी वेरिएबल लिखा जाता है करंट या तो वोल्टेज, दैट इज नथिंग बेटा कंट्रोलिंग थिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सिग्नल बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंट्रोलिंग पैरामीटर, राइट। और ये आपके पास ये कौन सा सोर्स है इसको दिखाएगा, तो एरो होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, करंट सोर्स, राइट, करंट सोर्स है। एंड अगर आपके पास डायमंड नेचर में रहेगा भाई, डायमंड नेचर रहेगा तो आप बोलोगे सर ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको बोलूँ तो इसका नाम क्या आ जाएगा, सो दिस इज सर करंट कंट्रोल, करंट से आपके पास कंट्रोल हो रहा है ना, देखो कंट्रोलिंग कौन है सर, करंट, करंट कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स, करंट, करंट सोर्स। इसमें 4 तरीके के सोर्सेस आते हैं, तो ये मेरे नोट्स में ऑलरेडी है, तो जिनके पास मेरे सिग्नल नेटवर्क के नेटवर्क को सॉरी नोट्स रहेंगे तो उनको ये चीज़ पता ही चली जाएंगी। 4 तरीके के सोर्स होते हैं जिसके देखो ऑप्शन भी यहाँ पर रखे हैं, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और एक होता है करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो फिलहाल अभी हमारे पास कौन सा ही है, तो दिस वन इज नथिंग बट योर करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो वेयर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, राइट। तो बाकी क्वेश्चन आप देख लेना। और ये क्वेश्चन मैंने लेकर रखा है बेसिक नेटवर्क थ्योरी से, क्या बोला गया, इन द शो इन फिगर बिलो द करंट आई विल बी, आई की वैल्यू उन्होंने पूछी है। अब मुझे यहाँ पर नंबर दिख नहीं रहे हैं बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर शायद से 28 रहेगा, राइट।
अब इसकी वैल्यू आपको पूछी गई, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, आप यहाँ पर नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, वट एवर आपको जो चीज़ लगानी लगा सकते हो, बट यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा बेटा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक। तो यहाँ पर एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा और यहाँ पर एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक लगा दूंगा। तो सर्किट कैसे बनेगा, सोर्स ट्रांसफॉर लगाने से आप क्या बोलोगे सर, ये करंट सोर्स कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स, और ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सेम बट इन सीरीज। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। करंट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या होता है सर, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो दिन दोनों के बीच में आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दो, मतलब ये हो जाएगा सर 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम बोलेंगे सर 40 वोल्ट की इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब ये जो 28 है शायद से, इसमें हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं की तो इसको वैसे ही रखना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते वक्त एक ही चीज याद रखना कि जिस ब्रांच के अक्रॉस का बेटा आपके पास रिस्पांस निकालना है उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं, उसको वैसे रहने देगा। देखो तो मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन करके सपोज उसको वैसे रख दिया, उस पर मैंने कलर भी वही रखा है सपोज जो ओरिजिनली था। देन फिर से हम यहाँ पर एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे प्लस और यहाँ पर लेंगे भाई माइनस। तो डाउनवर्ड प्लस आएगा और नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो ये दिशा हो गया हमारे पास। रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी होती जितना पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, तो सीरीज में आ जाएगा। बट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप क्या बोलोगे 40 वोल्ट, राइट। कितना आ जाएगा भाई 40 वोल्ट। तो अगर बेटा मैं इस लूप में केवीएल लगा दूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर -40 प्लस सभी रेजिस्टेंस की एडिशन करना, तो 4 प्लस 28 प्लस 8, और सभी में करंट कितना जा रहा है, तो आप बोलोगे सर आई -40 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बोलोगे आप सर, देखो 8 और 4 सर 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखना, आप ऐसे ही कैलकुलेशन करना। ये देखो -40 -40 -80, तो उस साइड में जाएगा तो +80 इज इक्वल टू, देख सकते हो सर 8 और 4 32, 32 और 4 करोगे तो भाई 40 आ जाएगा, तो 40 एम्पियर होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलो, 0 से 0 कटेगा तो उससे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर आपके पास आंसर होना चाहिए। तो वेयर इट इज योर आंसर, आंसर इज इन ऑप्शन नंबर ए। इतने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर आप नोडल लगा लेते तो भाई ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती थी, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। और ये क्वेश्चन उठाया मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्या बोला है, व्हाट इज द लोवेस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट आल्सो नथिंग बट आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिपेंड, सॉरी होता है आपके पास n इनटू आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब n क्या है, ध्यान से देखना, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिपल, ओके। या फिर आप बोलोगे रिपल्स, या फिर इसी को ही बोला जाता है पल्स, राइट। तो इसी को ही बोला जाता है पल्स। अब आप सभी को पता होगा कि फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपके पास कितने पल्सेस होते हैं, तो n इज इक्वल टू होता है बेटा आपके पास 2। क्यों, क्योंकि सर आउटपुट में आपके पास अगर इनपुट इस तरीके का सप्लाई दोगे तो आउटपुट में अगर यहाँ पर आप रेक्टिफायर के लिए दे रहे हो ना बेटा, तो आउटपुट में आपको क्या इस तरीके से 2 पल्स नहीं मिलते एक साइकिल में, राइट ना। एक टाइम पीरियड में आपके पास तो 2 पल्स मिलते हैं, राइट ना। तो सेम टाइम पीरियड में आपके पास ये एक पल्स और एक दूसरी पल्स, तो n इज इक्वल टू 2 पल्स मिल जाती है। तो हम क्या बोलेंगे सर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इंटू एफ एस बनेगा। तो एफ एस कोई कोई एफ ही बोल देता, तो 2 इंटू एफ बोल देंगे। तो वेयर इट इज योर रिपल फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। अब यही अगर हाफ वेव के लिए आ जाता है, हाफ वेव, हाँ, तो हाफ वेव में आपके पास याद रखना, हाफ वेव में अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाता तो हाफ वेव में एक ही रिपल मिलती है n इज इक्वल टू 1, तो वहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, याद रखना। अगर यहीं पर अगर आप सपोज 3 पल्स की बात कर लेते हो, n इज इक्वल टू सपोज 3 है, तो आप उसके लिए क्या क्या हो जाएगा, राइट। फुल मतलब 3 फेज के लिए नहीं, हाफ 3 फेज में अगर मैं 3 पल्स की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू एफ एस हो जाएगा, राइट। और अगर मैं सपोज 6 पल के लिए बात करता तो एफ नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू एफ एस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। तो अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो इसको हम पूरा डिटेल में तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, बट फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत समझाने की आपको कोशिश की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंट्रोल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन
दैट इज दिस और इसका एक्सप्रेशन आपको पूछा गया। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एफ इज इक्वल टू सपोज ए बी दोनों का बार है प्लस ए बार प्लस यहाँ पर आ गया भाई ए बी और उसके सबके सर पर बार है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ए बी यहाँ पर है तो इसके ऊपर एक बार आ जाएगा प्लस, देखो प्लस नहीं होगा क्योंकि आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा रहे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट, देन यहाँ पर ए के सर पर बार के ऊपर फिर से एक बार बार आ जाएगा ऊपर वाला, देन डॉट प्लस के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डॉट, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर आ जाएगा डॉट। देन मैं अभी यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर डबल डबल बार होते तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी डॉट ए बी बार, राइट, यही आ जाएगा ना। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, ध्यान से देखना, ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए डॉट बी ऐसा है सपोज। तो आप सभी को पता हो कि दो बार ए लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर हम ए बी डॉट ए बी बार ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर ए बी रहेगा, बट अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ए बार, यहाँ पर हम लिखेंगे बी बार, इस यहाँ पर फिर से मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा ए बी ए बार प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देंगे तो ए बी बी बार हो जाएगा, राइट, ए बी बी बार हो जाएगा। अब इन दोनों के रिजल्ट की वजह से ये सभी चीजें आपके पास क्या हो जाएगी, तो आप सभी को पता होगा कि ए बार बी प्लस ए बी बी बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है रे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है सर 0, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, इट मीन्स ये हो जाएगा 0 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कितने प्यार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया मैंने, बाकी कुछ नहीं। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है इससे रिलेटेड मैंने सेशन दिया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उनको देख लेना क्योंकि ये 25-26 वाला शायद से सेशन है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे सेशन आपको दिए हुए, तो वहां से आपको इसके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबसे पहले तो इसका आउटपुट देखेंगे, देन इसके आउटपुट को देख के हम देखेंगे भाई ये सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब देखो ये ए है तो यहाँ पर नॉट गेट है, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा ए बार, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ये देखो यहाँ पर नॉट गेट है ना, ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट तो सभी बोल देंगे सर जो भी इनपुट मिलता है उसका इन्वर्टेड आउटपुट देता है, यहाँ पर मिलेगा ए बार। अब देखो ये ए है, यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए। अब ये जो बी है सर नॉट गेट की वजह से, यहाँ पर नॉट गेट है ना, नॉट गेट की वजह से यहाँ पर आ जाएगा बी बार। और ये देखो ये बी 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 यहाँ पर आ जाएगा बी, तो यहाँ पर ए डैश वाई डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, एंड गेट है ना ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बार इंटू बी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज ए इंटू बी बार। अब ये आर गेट है, ऑब्वियस सी बात है आर है। अब ये एंड गेट था, गेट तो सभी को पहचानते आनी चाहिए भाई। अब ये कोई मुझे नहीं बोली सर हमें गेट ही नहीं पता, तो बेटा अगर गेट नहीं पता तो आप कर क्या रहे हो फिर, राइट ना, अभी तक आप क्या कर रहे हो। तो और गेट है तो दोनों का एडिशन मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया भाई आपके पास ए बी बार प्लस ए बी बार, राइट, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी को हम क्या लिखते हैं, ए एक्सॉर विथ बी लिखते हैं ना, ए एक्सॉर विथ बी। यह हमारे पास कौन सा फॉर्म है, दिस इज माय सॉफ्ट फॉर्म फॉर ऑफ द एक्सॉर गेट और नॉट, राइट। तो ये क्या है, एक्सॉर गेट है, तो राइट, तो दिस इज नथिंग बट माय एक्सऑर गेट। और इसी को यहाँ कोई कोई एक्स और गेट भी लिख लेता है, राइट ना, ये हमारे पास डिराइव्ड गेट है। तो एक्सऑर गेट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो हियर इट इज योर आंसर, राइट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए के लिए आया हुआ क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखा क्या दिया गया है, राइट। देखो आइडेंटिफाई द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्विच। याद रखना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब स्विच सीरीज में रहेंगे, सपोज एक स्विच है और ये एक स्विच है, सपोज इसको मैं बोलता हूँ ए एंड इसको मैं बोलता हूँ बी, तो इसका बुलियन अलजेब्रा हो जाता है बेटा ए इंटू बी। सीरीज में रहेंगे तो प्रोडक्ट करना है, यस। चलो यहाँ पर मैं भी लिख के देता हूँ, सीरीज में स्विच रहेंगे, सीरीज में रहेंगे तो प्रोडक्ट करो। एंड सपोज अगर आपके पास ऐसे पैरेलल में स्विचेस होते हैं, अब इसका मैं रीजन तो यहाँ पर नहीं दूंगा, बस आपको लिखना है, जब स्विचेस पैरेलल में होते हैं, सपोज यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो अगर बेटा पैरेलल में स्विचेस हैं, पैरेलल में स्विचेस हैं तो एडिशन करो, क्या करना, सिंपली एडिशन करो। अगर ये चीज समझ गए तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश, तो इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा ए प्लस बी, राइट। सॉरी। अब इसके हिसाब से सपोज मैं इसको बोलता हूँ ए,
इसको मैं बोलता हूँ बी और इसको मैं बोलता हूँ सपोज सी। तो आप क्या बोलोगे सर, ए बी एंड सी, बी एंड सी क्या है सर हमारे पास पैरेलल में है, तो बी प्लस यहाँ पर आ जाएगा सर सी। एंड देखो ये बी प्लस सी का जो भी कंबाइंड पैकेज मिलेगा भाई उसके लिए ए सीरीज में आ जाएगा, मतलब इसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, हमें ए मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आंसर रहेगा आपके पास, आंसर रहेगा भाई ऑप्शन बी। आप सोचते हो सर इतना आसान क्वेश्चन, देखो बेटा ए में आया हुआ क्वेश्चन है, हम सोचते हैं कि ये सर आएगा ही क्यों, कंसेप्ट चेक करनी होती है बस उनको, बाकी कुछ नहीं है। आप कितना 30 मार्क आना हो ये किसी को कुछ लेना देना नहीं, दे आर जस्ट चेकिंग योर कंसेप्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते कि इसमें क्या पूछा गया। The minimize the following form of the function f which is shown in the figure। so ये फिगर दी गई, इसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया जिसको मिनिमाइज करना है। तो ये के मैप है, इसको क्या बोलते हो आप, कर्न ऑफ मैप, राइट ना। के मैप का दूसरा मतलब फुल फॉर्म है कर्न ऑफ मैप। तो कर्न ऑफ मैप में हम क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन टेक्निक ही यूज कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम सबसे पहले तो लिख लेंगे भाई। तो देखो इधर ये वाला सिलसिला किसका है, ये एरिया इनका वाई एंड जेड का है, एंड ये किसका है भाई आपके पास सर, ये एक्स का है। तो इसके साइड में आपको ये चीज लिखनी है, तो दिस इज माई 0 0 है मतलब वाई बार जेड बार रहेगा। देखो यहाँ पर कौन है सर, 0 1 है मतलब यहाँ पर y इंटू जेड रहेगा, तो y जेड बार रहेगा। यहाँ पर y जेड, यहाँ पर y इंटू जेड बार रहेगा। तो जो जीरो इसके ऊपर बार देना है, जो 1 है उसकी उसको बिना बार का लिखना है। तो वैसे हम ये x का एरिया ना, तो हम यहाँ पर x बार लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सिंपली x लिखेंगे। उसके बाद हमें सेल्स देखना है कितने, 1 2 3 4 8। तो 8 का एक पेयर बना के देखना है बनता है क्या, तो 8 का नहीं बनेगा तो देन उसका आधा 4 का बना के देखना है। तो 8 देखो 8 तभी बन जाता सर सभी में जब हमारे पास 1 1 हो जाता। अब हम 4 का भी नहीं बना सकते बट हम 2 का पेयर बना सकते हैं। तो हम देखो इन 2 का एक पेयर बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जिसको नहीं आता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके। तो इन दोनों का एक पेयर बनेगा और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को के मैप सॉल्व करने आता होगा। और इन दोनों का एक पेयर बनेगा, मतलब यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे बेटा, 3 पेयर कौन कौन से। तो पहले के हिसाब से अगर मैं बता दूं, इसके हिसाब से, राइट, थोड़ा ध्यान से देखना, इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, तो ये किसका आपके पास है पूरा का पूरा रो। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो मिनिमाइजेशन मिलेगा भाई y इंटू जेड का है, राइट। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा, देखो ये x का है प्लस यहाँ पर लेना है x, राइट। या फिर मैं ऐसा लिखूंगा ये x है सर, अच्छे से लिखने दो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर x और x, और यहाँ पर देख सकते हो कौन चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों में कौन चेंज नहीं हो रहा, कौन नहीं चेंज हो रहा। तो देखो यहाँ पर भी y बार है सर, यहाँ पर भी y बार है। तो हम y बार को लेंगे, जो चेंज नहीं होता उसको लेते। जैसे कि यहाँ पर z बार था, यहाँ पर z था, तो z ने पलटी खाई तो हम उसको नहीं लेंगे, राइट ना। तो ये किसके रूल है, के मैप के रूल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो आपके पास x का था सर, और किसने पलटी नहीं खाई थी सर, y बार ने, दोनों जगह पर y बार था तो हमने y बार को ही लिया। वैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा लास्ट वाले की तो आप देख सकते हो रो सर एक्स का है, यहाँ पर एक्स आएगा बेटा। और ये इन दोनों में अगर आप देखोगे, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो देखो सर वाई ने, जेड ने पलटी नहीं खाई इस समय सर, वाई ने पलटी खाई, क्योंकि एक बार वाई बार है और एक बार नॉर्मल वाई है। तो इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे सर, जेड को लेंगे, क्योंकि जेड दोनों जगह पर जेड जेड ही था। तो हम यहाँ पर लेंगे जेड। मैच करो तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, तो मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन, तो वाई जेड एक्स वाई बार। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई ऑप्शन बी, ए में आया हुआ क्वेश्चन के मैप से, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो होता है कन्वेंशनल कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और एक रहेगा एक शॉर्टकट मेथड। देखो कि व्हाट इज द टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको सबसे पहले तो लिख के लेते हैं। तो 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, राइट ना, सही है ना। एक बार मैं फिर से क्रॉस करता हूँ, 0 0 1 0, तो 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, राइट। तो ये बाइनरी नंबर दिया गया। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले ये जो नंबर है उसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट सभी को पता होता है कैसे निकालते हैं सर, जो भी नंबर है उसका रिप्लिका लिखना होता है, राइट। इसका टेक्निकल रीजन अलग होता है बट मैं जस्ट शॉर्टकट चीजें बता रहा हूँ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, जो 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। तो ये नंबर क्या बनेगा, देखो 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो ये 3 बार 0 1 है, तो इनके पास 3 बार 0, देन 2 बार 0 है तो 2 बार 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, देन उसके बाद होगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा भाई 1 1। ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट से अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कुछ नहीं होता बेटा, इस वाले वंस कॉम्प्लीमेंट में लास्ट में आपको 1 ऐड कर देना होता है बस। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 1,
वो 0+1 = 1 और यहाँ पर देखो 1 0 0 0 1 1 0 1 देन उसके बाद 0 0 1 0 1 सॉरी 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 मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से मुझे लिखने दो। तो देखो ये 0 0 देन आपके पास 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ये मिला आपके पास बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट। कौन मिला? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये कन्वेंशनल मेथड हुई टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर मैच करोगे तो किससे मैच हो रहा है? देखो लास्ट में 2 बार 0 एक ही इसमें आ रहा है, तो मैं बाकी चेक भी नहीं करते बैठूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। आप बाकी सभी नंबर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैच ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। तो ये तो हुआ कन्वेंशनल मेथड। सर इसमें क्या सर कुछ शॉर्टकट मेथड है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें एक शॉर्टकट मेथड है जिसको मैं यहाँ पर दूंगा। ओके, तो वो शॉर्टकट मेथड आपको याद रखनी है। कुछ नहीं करना है बेटा, जो आपका ओरिजिनल नंबर है ना उसको स्कैन करो, इधर से स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है? स्कैन मतलब देखना है। आपको इधर से ये नंबर लिखते जाना है अनटिल आप पहला 1 नहीं मिलता। थोड़ा ध्यान से देखना, पहला 1 नहीं मिलता तब तक आपको स्कैन करना है। जैसे आपके पास मतलब जब तक आपका पहला 1 नहीं मिलता नंबर को एज इट इज लिखना है। अब जैसे एंट्री मारोगे देखो आपको पहला 1 मिल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे आप इधर से एंट्री मारोगे ना बेटा इस नंबर के लिए, ओरिजिनल नंबर के लिए, या फिर यहाँ पर नहीं समझाता मैं, यहाँ पर समझाता हूँ आपको, चीज समझ में आ जाए। इधर से एंट्री मारना ओरिजिनल नंबर में, और जब तक आपको नंबर एज इट इज लिखना है, जब तक सॉरी तब तक आपको नंबर एज इट इज लिखना है जब तक आपको 1 नहीं मिलता। तो आप देखोगे कि सर पहला ही 1 मिल चुका है, तो 1 तक तो हम नंबर एज इट इज लिखेंगे बेटा। देन उसके बाद पूरे नंबर को पलटा देना, मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज आगे वाली होती है उसको पलट देना होता है, सीधी सीधी बात। तो 0 का हो जाएगा 1, और ये देखो 3 बार 1 है तो हम बोलेंगे 3 बार 0 0। देन उसके बाद 2 बार 0 है तो हम लिखेंगे 2 बार 1। देन देखो 1 0 है तो हम लिखेंगे 0 1। देन उसके बाद 1 1 है तो हम लिखेंगे 0 0। देन आपके पास देखो 2 बार 0 है तो हम लिखेंगे 2 बार 1। एंड देन 1 0 0 है तो हम लिखेंगे 0 1 1। तो अगर आप देखोगे तो ये सेम नंबर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, राइट। सेम नंबर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। यस, तो ये शॉर्टकट अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो लाइक कर देना सेशन को, अगर नहीं तो मुझे कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आया। तो चलो मैं आप सभी को एक बार फिर से एक न्यूमेरिकल लेके ही बताता हूँ कि आप टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो शॉर्टकट मेथड से। सपोज मेरे पास 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ऐसा नंबर है। अब ये नंबर है, मुझे इसका शॉर्टकट से सीधा सीधा टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सीधा सीधा बिना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले। मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहता हूँ, एक नया एग्जांपल लिया है मैंने। तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो मैंने क्या बोला था, इस ओरिजिनल नंबर को एज इट इज लिखना है। कब तक एज इट इज लिखना है? जब तक आपको राइट हैंड साइड से पहला 1 नहीं मिलता। तो मतलब अगर आप देखो पहला 0 मिल रहा है तो 0 को 0, दूसरा भी 0 मिल रहा है, 0 की 0। जब तक 1 नहीं मिलता तब तक एज इट इज लिखना। तो 1 मिला तो तब तक देखो आपने एज इट इज लिखा। जैसे आप देखो इस 1 तक पहुंचे बेटा, जैसे आप इस लेफ्ट हैंड साइड से गए और आपको पहला ही 1 मिला, उसके बाद जितने भी नंबर मिलेंगे उसको पलटा दो। अब देखो 1 के बाद जो 0 है उसको आपको 1 कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पर जो 1 है उसको 0 0 कंसिडर कर लेना। देन आप यहाँ पर देखो 0 है तो इसको 1, देन इस 1 के हिसाब से यहाँ पर 0, देन इस 0 के हिसाब से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो ये शॉर्टकट अब तो शायद से समझ में आ गई होगी। अनलेस एंड अनटिल आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, मतलब पहले 1 तक नंबर को एज इट इज लिखना है, ऐसा समझो। राइट हैंड साइड से नंबर को स्कैन करो, पहले 1 तक नंबर को एज इट इज लिखना है। आफ्टर दैट जितने भी नंबर रहेंगे उसको पलटा देना है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट्स इट। वहां से आपको शॉर्टकट में टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, राइट। कितने लोगों को ये पता था? ये शॉर्टकट मेथड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ओके। अगर पता रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको कुछ ऐसे नई चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। तो हम जाते हैं आगे और आज का सेशन हो जाता है हमारा खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए बेटा जो भी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और होपफुली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप करेगा और आपके सिलेक्शन लाने के लिए इसकी मदद हो जाएंगी। तो मेरे साइड से तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सेशन समझ में आता है तो भाई सेशन को लाइक कर दो, और आपके दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वो आप एक भी मिस ना कर सको। और इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ आपको मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। तो वहां से बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइंट है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल को एक बार मतलब सब्सक्राइब कर किया नहीं रहेगा तो भाई कर दो,
और आपके दोस्तों को साथ बिल्कुल बिल्कुल आप सेशन को शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।